हेलो वर्ल्ड, मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ, बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया, जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया, जो कि उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरी पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया, जो कि जौनपुर में रहते हैं। मैं हूं अरमान आसिफ और आप देख रहे हैं अरमान आसिफ ऑफिशियल। आज हम एक ऐसे सुसाइड की बात करेंगे जिसकी बात आज शायद पूरे देश में हो रही होगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अतुल सुभाष के उस 1 घंटे 31 मिनट की वीडियो और 23 पन्ने की कहानी की, जिसकी एंडिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं हुई। अपनी खुद की कहानी सुनाने वाला अतुल सुभाष अब इस दुनिया में नहीं रहा। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो में समझेंगे। अतुल सुभाष एक एआई इंजीनियर था जो कि बैंगलोर में नौकरी करता था। फिर उसकी शादी होती है 2019 में निकिता सिंघानिया के साथ, जो कि उत्तर प्रदेश के जौनपुर की रहने वाली थी। और जो अतुल था वो बिहार समस्तीपुर का रहने वाला था। फिर दोनों की शादी होने के बाद पति और पत्नी बैंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं और 1 साल के बाद दोनों को एक बेटा भी होता है। मगर बेटा होने से पहले ही दोनों के बीच कुछ अनबन रहने लगी थी। और अगर अतुल की उस कहानी की माने तो ये दरार तब और भी बढ़ जाती है जब निकिता की माँ बैंगलोर आती है और अपनी बेटी के साथ मिलकर अपने बेटे के लिए पैसा मांगती है। पहले 3 लाख मांगती है, फिर 14 लाख मांगती है और फिर से 3 लाख मांगती हैं। जो पैसे अतुल ने निकिता के भाई यानी अपने साले को दे भी दिए। और तो और उस वीडियो के अनुसार डिमांड यहाँ पर ही नहीं खत्म होती। अब उसके परिवार वाले 50 लाख रुपए की डिमांड करते हैं। इसके बाद अतुल कहता है कि इतने पैसे मेरे पास नहीं हैं और अपने दिए हुए बाकी पैसों की वो मांग करता है, जो कि मैंने पहले पैसे तुम लोगों को दिए हैं वो मुझे मेरे पैसे वापस कर दो। यही सब कहानी चलती है। फिर उसके बाद कोरोना शुरू हो जाता है और निकिता अपने बच्चे के साथ अपने मायके जौनपुर आ जाती है। फिर उसके बाद जैसा कि अतुल ने बताया अपनी वीडियो में कि वहां से उसकी पत्नी उसको धमकाने लगती है कि तुमने मेरे साथ ये किया, तुमने मेरे साथ वो किया, मैं तुमको फंसा दूंगी, तुम्हारे ऊपर मुकदमा करा दूंगी। फिर कुछ टाइम बाद जौनपुर की अदालत में निकिता अतुल के खिलाफ दहेज का मुकदमा करती है। और सिर्फ दहेज का ही नहीं, वो अपने पिता के मर्डर का भी मुकदमा अतुल और उसके परिवार पर करा देती है, जो कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है। इसके बाद एक एक करके 9 मुकदमे अतुल पर किए जाते हैं, जिसमें एक मुकदमा अननेचुरल सेक्स का भी दर्ज है। अच्छा, आपको एक बात और क्लियर कर दूं कि ये जो 9 मुकदमे हैं ये बीते 2 साल के अंदर अंदर किए गए हैं। और इन्हीं 2 सालों में अतुल के मुकदमे की जो तारीख थी वो 120 बार पड़ी, जिसमें से अतुल ने बताया कि उन 120 तारीखों में से सिर्फ 40 बार उसके मामले पर सुनवाई हुई और बाकी के बचे 80 दिनों में कभी किसी चीज़ की हड़ताल है, कभी जज चेंज हो गया, कभी वकीलों की हड़ताल कर दी। इन्हीं सब वजहों से अतुल को बैंगलोर काफ़ी निराशा के साथ लौट जाना पड़ता था। अब जो कि मुकदमा जौनपुर में हुआ था तो अतुल को बार बार बैंगलोर से जौनपुर भाग भाग के आना पड़ता था। अब आप ऐसे ही सोचिए, प्राइवेट नौकरी करने वालों को कितनी ही छुट्टी मिलती है। ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को बखूबी पता ही होंगी। अब सोचिए 2 सालों में अतुल को 120 बार बैंगलोर से जौनपुर आना पड़ा। अगर हम ऊपर ऊपर से कैलकुलेट करें तो हमें लगता है कि अतुल को सिर्फ और सिर्फ आने और जाने में ही जो उसका एक्सपेंस होता होगा वो 30 से 35 हज़ार रुपया पड़ता होगा। अब आप ऐसे ही सोचिए कि अतुल ने तो 120 बार अप एंड डाउन किया है इन बीते सालों में। पैसों की बर्बादी, वक्त की बर्बादी, नौकरी खतरे में, मेंटल प्रेशर, यही सारी चीज़ें अतुल ने झेली हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि निकिता ने अतुल और उसके परिवार वालों पर उसके पिता की हत्या का आरोप लगाया था। इसमें निकिता ने कहा था कि एक बार अतुल ने उसके पिता से 10 लाख रुपए दहेज में मांगे थे, जिसका सदमा उनको लगा, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। और जब ये मामला कोर्ट में चला तो निकिता ने खुद माना कि उसके पिता लंबे समय से बीमार चल रहे थे, जिस बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई है।
उसके बाद से अतुल को 302 यानी हत्या के मुकदमे से बरी कर दिया गया, लेकिन अभी भी अतुल पर बाकी मुकदमे मौजूद हैं। मेरे ख्याल से कोर्ट को यही समझ जाना चाहिए था कि बाकी बचे मुकदमे में कितनी ही सच्चाई होगी। अच्छा देखिए, अतुल ने अपनी वीडियो में 6 दोषियों के नाम बताए हैं, जिसमें से एक नाम जौनपुर के कोर्ट की महिला जज का भी है और साथ ही साथ उस जज के पेशकार का, मतलब जो तारीख नोट डाउन करता है। आपने देखा होगा कि जहाँ जज बैठे होते हैं उसके नीचे एक आदमी बैठता है जो लिखा पढ़ी का काम करता है, उसी को पेशकार भी कहते हैं। इन दोनों का नाम अतुल के दोषियों में शामिल है। बाकी के दोषियों का भी नाम बताऊंगा, मगर उससे पहले कहानी का एक हिस्सा और सुनिए। जो अतुल के ऊपर 9 केस डाले गए थे उसमें से एक केस जौनपुर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में डलवाया गया ताकि तारीखें हर दूसरे दिन आती रहें। अब अतुल के लिए ये और भी मुश्किल हो जाता है अप एंड डाउन करना, क्योंकि एक तारीख से निपट कर अतुल बैंगलोर पहुंचता ही है तब तक दूसरी तारीख आ जाती है। इससे अतुल और भी परेशान हो गया। अब आप उस महिला जज की भी कहानी सुनिए। अतुल के दोषियों के लिस्ट में इन महिला जज का भी नाम है। ये जो महिला जज थी, इन जज साहिबा का नाम है रीता कौशिक। अतुल के हिसाब से इन जज साहिबा ने एक ऐसा फैसला सुनाया कि जो फैसला सुनकर शायद आप भी थोड़ा हैरान रह जाएंगे। जज साहिबा ने फैसले में ये कहा कि तुम हर महीने 80,000 रुपए दोगे, जिसमें से 40 जो है वो तुम्हारे 2 महीने का जो बेटा है उसके खर्च के लिए काम आएंगे। मगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि 2 महीने के बेटे के लिए 40,000 रुपए महीना देना, क्या कैलकुलेशन करके उन जज साहिबा ने ये फैसला सुनाया होगा। मतलब 40,000 वो अपनी पत्नी को दे प्लस 40,000 वो अपने बेटे को दे। हमें नहीं लगता कि इतनी बड़ी रकम, वो भी जौनपुर जैसे शहर में गुजारा करने के लिए, एक सही फैसला था। और अतुल ने ये पैसे हर महीने अपनी पत्नी को दिए भी। मगर अतुल ने सोचा कि इस रकम की कोई लिमिट नहीं है, कल को ये आके कह दे कि खर्च हमारे बढ़ रहे हैं तो मुझे और भी पैसे देने पड़ेंगे। यहाँ तक कि अतुल ने अपनी कहानी में एक और भी बात बताई कि उसको एक दिन उसकी पत्नी ने ये कहा था कि तुम अगर सुसाइड कर लोगे तो उसके पैसे हम तुम्हारे परिवार वालों से लेंगे, घर की बहू हूँ, कुछ तो वसीयत में होगा। अब अतुल की कहानी के उन 6 विलन्स के नाम आप भी सुन लीजिए कि वो कौन कौन है। अब आप कहेंगे कि सबसे बड़ी विलन उसकी कहानी की तो उसकी पत्नी निकिता ही होगी, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि उसने अपने विलन की लिस्ट में अपनी पत्नी निकिता का नाम दूसरे नंबर पर लिखा है। पहले नंबर पर जिसका नाम है वो उसी कोर्ट की जज हैं, रीता कौशिक। जी हाँ, अतुल ने अपने विलन की लिस्ट में रीता कौशिक का नाम पहले नंबर पर लिखा है। दूसरे नंबर पर उसकी पत्नी का नाम है निकिता सिंघानिया। तीसरा नाम है निकिता सिंघानिया की माँ यानी अतुल की सास निशा सिंघानिया का। और जो चौथा नाम है वो है अतुल के साले अनुराग सिंघानिया का। और जो पांचवा नाम है वो है सुनील सिंघानिया, जो कि निकिता के चाचा हैं। और जो छठा नाम है वो उसी व्यक्ति का है जो जज साहिबा का पेशकार था। और अतुल ने अपनी कहानी के चंद बचे पन्नों में अपनी 12 ख्वाहिशों का भी जिक्र किया। वो 12 ख्वाहिशें क्या हैं आप भी सुनिए। उसकी पहली ख्वाहिश है, जो उसका केस कोर्ट में पेंडिंग है उसकी जो प्रोसीडिंग है वो लाइव हो, जिससे लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। उसकी जो दूसरी ख्वाहिश थी वो थी, जो वो वीडियो बना रहा है और जो उसने 23 पन्नों में अपनी स्टोरी लिखी है, कोर्ट उसे एज अ एविडेंस एक्सेप्ट करे। और जो उसकी तीसरी ख्वाहिश थी उसमें बताया कि जौनपुर की महिला जज रीता कौशिक ने मुझसे घूस मांगने की कोशिश की है और इस मामले का सही फैसला उस कोर्ट में नहीं आ सकता, तो ये जो पूरा मामला है उसको बैंगलोर के कोर्ट में भेजा जाए। अतुल की जो चौथी ख्वाहिश थी कि उसके बेटे को अतुल के माँ बाप को सौंप दिया जाए, बाद में उसका भाई उसे संभालेगा। उसकी जो पांचवी ख्वाहिश थी वो थी, उसके मरने के बाद उसके ससुराल वालों में से कोई भी उसकी बॉडी को छूना तो दूर, उसकी बॉडी के पास भी ना आए। उसकी जो छठी ख्वाहिश थी कि अगर उसके दोषियों को अदालत सज़ा ना दे पाए तो उसकी अस्थियां अदालत के बाहर जाकर किसी गटर में विसर्जन कर दी जाए।
अपनी सातवीं ख्वाहिश में बताया कि उसके दोषियों को मैक्सिमम सज़ा दी जाए, हालाँकि मुझे अब लीगल सिस्टम पर यकीन नहीं है। आठवीं ख्वाहिश है कि मेरे जाने के बाद मेरे माँ-बाप को झूठे केसों में ना फँसाया जाए। नौवीं ख्वाहिश है कि मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी या मेरे ससुराल वालों के बीच में किसी भी तरह का नेगोशिएशन ना किया जाए। अतुल की 10वीं ख्वाहिश है कि अगर मेरे मरने के बाद मेरी पत्नी जो मेरे ऊपर केस चल रहे हैं, उसको वापस लेने की माँग करे, तो केस वापस ना लिया जाए, जब तक कि उसकी पत्नी कोर्ट में जाके ये ना कहे कि उस पे चल रहे सारे केस झूठे थे। उसने अपनी 11वीं ख्वाहिश में बताया कि अब मेरी वाइफ़ अपने बेटे को लेकर कोर्ट में आएगी, जो कि आज तक अपने बेटे को कोर्ट में नहीं लाई। वो सिंपैथी गेन करने के लिए मेरे बेटे को कोर्ट में लाएगी। कोर्ट इस तरह के ड्रामे को एक्सेप्ट ना करे। अतुल ने अपनी 12वीं और आखिरी ख्वाहिश में बताया कि अगर मेरे जाने के बाद भी ये सताने का सिलसिला मेरे माँ-बाप के साथ जारी रहे, तो माँ-बाप कोर्ट जाएँगे और इच्छा मृत्यु की माँग करेंगे। तो मेरा कोर्ट से निवेदन है कि उन्हें इच्छा मृत्यु दे दी जाए, और साथ ही ये भी कहा कि अगर ऐसा होता है तो देश के तमाम पतियों को आप औपचारिक रूप से मार डालिए। तो ये थी अतुल की 12 ख्वाहिशें, लास्ट विशेस। ये नौबत क्यों आई? कोर्ट को ये सवाल उस महिला जज से भी पूछना होगा, और ये सवाल देश के हर व्यक्ति को न्यायपालिका से भी पूछना होगा। क्योंकि अगर किसी भी व्यक्ति को कहीं पे न्याय नहीं मिलता है, तो उसके पास एक आखिरी रास्ता बचता है, न्यायपालिका। मगर अतुल के केस में वो भी फेल रहा। एटलीस्ट उसके जीते जी तो फेल ही रहा। हमारे देश में यकीनन ऐसे कई मामले दहेज उत्पीड़न के दर्ज होंगे, जो वाक़ई में सच होंगे। मगर ये भी सच्चाई है कि अतुल जैसे कई और लोग होंगे, जो दिन पर दिन घुट-घुट कर जी रहे होंगे। क्योंकि विक्टिम कार्ड खेलना आज के टाइम में काफ़ी ईज़ी हो गया है। और तो और दैनिक भास्कर की ये रिपोर्ट देखिए, जिसमें दहेज उत्पीड़न के 50% मामलों को गलत पाया गया है। खैर, अतुल ने अपनी कहानी बताई और साथ ही साथ उसकी कहानी के कुछ ऐसे खतरनाक किरदार से भी रूबरू कराया, जिसको सुनकर तो यही लगा कि अतुल के साथ गलत हुआ है। बाकी मामला अब कोर्ट में है। अब देखने वाली बात ये होगी कि अतुल की कितनी ख्वाहिशें पूरी होती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अरमान आसिफ ऑफिशियल।